Welcome to all my dear friends. Myself Saurabh Tiwari. I am going to teach you mathematics in our new educational branch, and the name of this branch is the Perfect Learning Club. So guys, today I am going to teach you mathematics, and I would like to thank every member in our new branch. क्लास 12th की मैथ्स हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमने करिकुलम पूरा यहाँ पे लिख दिया है क्लास 12th के मैथमेटिक्स में। पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें क्लास 12th की मैथमेटिक्स में पढ़नी है। हम क्लास 12th की NCERT से स्टार्ट करेंगे, ठीक। यहाँ देखिए पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? रिलेशन, फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये रिलेशन एंड फंक्शन में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगला टॉपिक है एलजेब्रा। एलजेब्रा में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को, जो हमारा थोड़ा इजी टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। और आज जो पहला टॉपिक हम उठाएंगे वो मैट्रिक्स से ही उठाने वाले हैं, एलजेब्रा से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। अगला जो हमारा टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस में हम पढ़ेंगे इंटीग्रल, एप्लीकेशन, वन ऑफ द इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे? वेक्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी एक इजी सा चैप्टर है हमारे क्लास 12 के करिकुलम में। उसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारे टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, उसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, काफ़ी दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर मैथ की क्लासेस कब लगेगी। फिजिक्स की क्लासेस आ चुकी हैं, केमिस्ट्री की क्लासेस लग चुकी हैं, तो आज से मैथमेटिक्स की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एकेडमिक लेवल की तैयारी कर रहे हो। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को आगे ले जाते हुए, बाद में चाहे आप कोई बच्चा चाहे एनडीए की तैयारी कर रहा हो या जेई की तैयारी कर रहा हो, वहाँ तक के क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, ठीक ना। तो आज हम जो पहला चैप्टर लेने वाले हैं वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से आज हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होती क्या है, पहले हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स का हमारे डेली लाइफ में यूजेस क्या हैं, हमें ये जानना होगा। मैट्रिक्स जैसे हम बात करें, जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस लिए हुए हैं, वहाँ पे मैट्रिक्स का यूज होता है। फिजिक्स में आपके क्वांटम मैकेनिक्स की बात की जाए, वहाँ पे मैट्रिक्स का यूज आता है, क्वांटम मैकेनिक्स, वहाँ पे मैट्रिक्स का यूज आता है। और जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में भी मैट्रिक्स का यूज आता है, जैसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करें, वहाँ पे भी मैट्रिक्स का यूज है। या हमारी जो ऑप्टिक्स है, फिजिक्स में हम जो लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे भी मैट्रिक्स का यूज है। तो हम अभी आपको रिलेट कराएंगे कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ऑप्टिक्स से मैट्रिक्स का क्या यूज होगा। तो एक एग्जाम्पल इन तीनों में से हम ले लेंगे। हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को एक्सप्लेन करके आपको मैट्रिक्स का यूज बताएंगे। उससे पहले हमें जानना होगा मैट्रिक्स है क्या, रोज क्या है, कॉलम्स क्या है। तो मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ ऑर्डर्ड नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर वे में हम इसको ऐसे लिख देते हैं। इसके अंदर हम जो ऑर्डर होते हैं, ये नंबर जो होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। उसको हम मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर जो लेंगे ये मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट कहलाएगा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे हैं। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और ये जो है ये इसका स्मॉल लेटर में इसके एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। अब बात आती है रो क्या है, कॉलम क्या है। अब इसको समझना हमें जरूरी है मैट्रिक्स में। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज राम के पास, इफ राम है 4 पेन, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं कह दूं इनके पास 6 पेंसिल हैं, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे।
यानी 4 पेन और 6 पेंसिल्स हैं। अब राम के साथ इसके 3 फ्रेंड्स आ गए, मान लीजिए श्याम, मोहन, ये 3 फ्रेंड्स आ गए। श्याम के पास 3 पेन हैं और 6 पेंसिल्स है। मोहन के पास 8 पेन है और 5 पेंसिल है। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? ये मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे 4 6 3 6 8 5, यानी ये जो चीजें हैं ये क्या शो कर रही हैं? ये पेन, 4 पेन किसके पास है? राम के पास है। श्याम के पास कितने पेन हैं? 3 पेन है। और मोहन के पास कितने पेन हैं? 8 पेन है। यानी ये जो लाइन आपको दिख रही है ये पेन की डिजिट को बता रही है। अब इस लाइन की हम बात करें, ये लाइन जो है किसकी बता रही है? पेंसिल की बता रही है। यानी राम के पास कितने पेंसिल हैं? 6 पेंसिल हैं। श्याम के पास कितने पेंसिल हैं? 6 पेंसिल हैं। मोहन के पास कितने पेंसिल हैं? 8 पेंसिल हैं। तो इसमें हम समझना क्या चाहते हैं, हमारा कहने का मतलब इसमें क्या निकलता है? यहाँ पे देखो ये जो लाइन दिख रही है, कैसी लाइन दिख रही है आपको? आप कहेंगे वर्टिकल लाइन। ये कौन सी लाइन दिख रही है? वर्टिकल। और ये जो आपको लाइन ऐसे दिख रही है, ऐसे जाती हुई, इस नाम को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल लाइन। इस लाइन को हम बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन। अच्छा, ये हम क्यों कह रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल? अब इसको हम समझते हैं। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर और हॉरिजेंटल क्षैतिज। ये क्या शो करता है? ये नंबर ऑफ कॉलम बताता है। और ये जो लाइन है हॉरिजेंटल, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ रो बताता है। यानी अगर आपको पहचानना हो किसी भी मैट्रिक्स का रो क्या है, कॉलम्स क्या है, तो आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए। अभी हम मैट्रिक्स के टाइप्स बताएंगे, किस टाइप्स की कोई मैट्रिक्स है। मान लीजिए मैंने ये मैट्रिक्स ली, ये मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अब इस पे आ रहे हैं हम 3x3 क्या होता है, तो पहले ये समझिए। तो अब मैं पूछूं इसमें कॉलम्स क्या है, रो क्या है, तो आप बोलोगे जो ये लाइन ऐसे वर्टिकली आ रही है, ऐसे सीधी वर्टिकली जो लाइन आ रही है वो क्या है? कॉलम है। उसको आप लोग बोलते हो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम। जो लाइन ऐसे देखो हॉरिजेंटली ऐसे जा रही है, ये देख रहे हो ना, ये क्या है? रो। इसको हम क्या बोलेंगे? रो। यानी जो लाइन ऐसे किसी भी मैट्रिक्स में ऐसे लाइन जाएगी सीधी सीधी, वो कॉलम्स कहलाएंगी। और जो ऐसे क्षैतिज की मूव करेंगी वो लाइन क्या कहलाएंगी? हॉरिजेंटल। यानी कि ये कॉलम कहलाएगा। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो यानी रो कॉलम आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं जैसे बात करूं, ये एलिमेंट जो होता है AIJ, जहां पे I क्या है? I इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोज, और J जो होता है यानी किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट में नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो J जो होता है ये नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है। तो आई थिंक आपको रो और कॉलम में कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं अच्छे से। रो कॉलम आपने अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है? ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं m क्रॉस m n। अच्छा, m अभी क्या है? हमने बताया था रो, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो और कॉलम्स आपको भी समझ में आ गया था, ठीक है ना। अब ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की।
मैट्रिक्स की ये जनरल फॉर्म में A11 या ए, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। इसी प्रकार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, या एक जनरल फॉर्म हम इस तरह से इसको बना लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस फॉर्म में हम बना सकते हैं। और ये किस M क्रॉस एन किस क्रॉस की मैट्रिक्स, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं। देखिए कैसे, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप आगे मैट्रिक्स में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए रो क्या है, कॉलम्स क्या हैं, और ये जनरल इस जो स्ट्रक्चर है इसका, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो रो मैंने बताया था कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है आपकी, ये क्या है, रो है। हॉरिजेंटल मतलब जो ऐसे ही समझ लीजिए, जो ऐसे लाइन जाती हैं ऐसे, ये क्या है, नंबर ऑफ रोज। और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, ऐसे है, परपेंडिकुलर ऐसे डालो, ऐसे सीधी लाइन ऐसे खींचो, सिंपल सी बात। छोटे जिसको भी ना समझ में, नंबर ऑफ रो आपको सीधा ऐसे चले जाना है और नंबर ऑफ कॉलम में ऊपर से आपको नीचे चले आना है। तो रो और कॉलम्स आपको समझ में आ गया है। और ये जनरल स्ट्रक्चर है इसका, A11 A12, A11 को पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 को क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 को क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आपको ये पढ़ना आ गया है, ये जनरल स्ट्रक्चर। अच्छा यहाँ देखिए, और ए क्या है, हमारी मैट्रिक्स के एलिमेंट। हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, चाहे ए से करें या बी से करें या सी से करें। और A क्या है, नंबर ऑफ रो, और जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसको M क्रॉस n मतलब किस, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, जहाँ 3 क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं, और 3 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। देखिए कितने रो हैं इसमें, 1 2 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। अगर आपसे पूछे किस टाइप्स की मैट्रिक्स है, आप बोलेंगे ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इसमें नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या है, 1 जो है रोज, 1 इज लेस इक्वल आई, यानी आई की जो वैल्यू है 1 से, अच्छा जनरल फार्मूला कब बनेगा, जब 1 की जो, ये आई की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए या तो बड़ी होनी चाहिए। अच्छा बड़ी नहीं होगी तो क्या होगी, अभी मैट्रिक्स बना के बता रहे हैं। और जो यम की वैल्यू है वो आई से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और इसकी या तो इक्वल होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू इक्वल नहीं हुई तो क्या मैट्रिक्स हमारी जो बनेगी वो सही होगी। देखिए चलो देख लेते हैं, आई की वैल्यू 1 से छोटी ले लेते हैं। अच्छा 1 से छोटी ले लोगे तो आई क्या हो गया, 0, यम क्या हो गया, 0। और मान लीजिए m की वैल्यू i से बड़ी ले तो 0 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी, यानी रो की संख्या क्या है, 0 हो गई। तो ये मैट्रिक्स इस बनाना संभव इससे नहीं हो पाएगा। अच्छा मान लीजिए m की जो वैल्यू है, हम क्या कर, यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, m की वैल्यू i से बड़ी होनी चाहिए या तो i के बराबर होनी चाहिए। माना मैंने m की वैल्यू i से बड़ी ले ली, तो चलो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स मैंने बनाया ऐसे, मैं 3 क्रॉस, यही तो कह रहा है ना, m की वैल्यू i से बड़ी होनी चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, या तो इक्वल होनी चाहिए। ऐसा करो, इसको छोटा कर दो, छोटा कर दो, ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स देखो क्या बनी, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाओ। 3 क्रॉस 2 का मतलब समझ रहे हो, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, 2। अच्छा बनाओ जरा, तो रोज कितने बनाना, 2, यानी 1 देखो यम की वैल्यू जो है आई से या तो बड़ी होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए। आई की वैल्यू कितनी है, 3, और यम की वैल्यू क्या कर दिया मैंने, 2 ले लिया। अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये मैट्रिक्स किसकी है,
यहाँ तो भैया एक रो, एक कॉलम, 2 कॉलम और कितने कॉलम बन गए? 3 कॉलम। यहाँ कितने रो हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो। यहाँ तो 3 रो और 3 कॉलम बन जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल है? नहीं है। अच्छा, अब इस पे आते हैं। वन की जो वैल्यू है वो जे से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, या तो इसके इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह एन की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? जे से बड़ी होनी चाहिए और उसके इक्वल होना चाहिए। जहां आई एंड जे बिलोंग्स टू अ नेचुरल, ये साइन इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये रिलेशन फंक्शन जब हम चैप्टर लगाएंगे वहां पे डिटेल में आपको हम समझाएंगे। आई जे बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, किस प्रकार से हम मैट्रिक्स को बनाते हैं। और मान लीजिए जैसे कोई भी मैट्रिक्स मैंने बना दी तो आप इसका ऑर्डर बता सकते हैं, ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। तो यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो बोलोगे रो ऐसे 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3, यानी 3 रो और 3 कॉलम। यानी ये मैट्रिक्स कैसी है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे डेली लाइफ में मैट्रिसेस का यूज करते थे। वहाँ पे मैंने क्वांटम मैकेनिक्स का यूज बताया था, ऑप्टिक्स का बताया था, और एक एग्जाम्पल मैंने बताया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज हम कैसे करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो एक एग्जाम्पल हम किरचॉफ लॉ वोल्टेज लॉ से हम दिखाते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज कैसे होगा। सारे का एग्जाम्पल लेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। आप लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ भी चुके हो, अगर नहीं भी पढ़ चुके हो तो फिजिक्स की क्लासेस लग रही हैं, आप जाके वहाँ लेक्चर को देख लेना। ठीक, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम। ये जो 5 ओम में करंट फ्लो हो रही है, रेसिस्टेंस फॉर द नेटवर्क शोन बिलो बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लॉ वोल्टेज से हमें ये 5 ओम में जो रेसिस्टेंस से करंट जो निकलेगी वो हमें इसको निकालना है। तो ये हम मैट्रिक्स का यूज करके इसको हम फाइंड करेंगे। ठीक, ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, लेकिन हम आपको यहाँ मैट्रिक्स का यूज बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए 5 ओम जो रेसिस्टेंस है जिस पे हमें करंट निकालनी है, तो ये 5 ओम रेसिस्टेंस देखिए इन दोनों में कॉमन है, इसमें भी। पहले अच्छे काम करते हैं, इसकी डायरेक्शन हम दे देते हैं, किस डायरेक्शन में इन तीनों की हम डायरेक्शन दे देते। देखो 3 यहाँ पे सर्किट है 1 2 3, तो एक काम करिए इनकी करंट की हम डायरेक्शन दे देते हैं। ये मैंने इनकी डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज दे दी है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। बस याद रखना, अगर आपने क्लॉकवाइज दिया तो ये जो वोल्टेज की वैल्यू है आपको अगर यहाँ निगेटिव साइन से जा रही तो आपको साइन देखना पड़ेगा। अगर क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो किधर से ये वोल्टेज इधर से आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने ये I1 इसको मान लीजिए I2 और इसको मान लीजिए I3, ये मैंने करंट की क्या की? डायरेक्शन दे दी। अब यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले I1 के लिए क्या करेंगे? देखो ये क्लॉकवाइज जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है तो ये करंट हमारी इस वोल्टेज को हम पॉजिटिव निगेटिव करेंगे, बाकी चाहे हमारा रेसिस्टेंस होगा उसको हम पॉजिटिव में ही लेके चलेंगे, और ये वोल्टेज ही देखना है हमारा पॉजिटिव में जाएगा या निगेटिव में जाएगा। ये करंट देखो इधर से निकल रही है ना, तो यहाँ जो -10 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी पहले लिख लेते हैं, KVL फॉर फर्स्ट ये हम I1 के लिए निकाल रहे हैं। तो I1 के लिए करंट कहाँ से फ्लो हो रही है? देखो ये इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है तो ये -10 वोल्ट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -10। अब ये अच्छा कितने एलिमेंट इसमें आ सकते हैं? 1 2 3 4 और 5।
टोटल एलिमेंट इसमें हमें कितने मिलेंगे, 5 एलिमेंट हमें इसमें मिलेंगे। तो इसकी डायरेक्शन देखो -10 वोल्ट, यहाँ मैंने इसकी वैल्यू कितनी ले ली, -10। अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस में है, यानी इसकी वैल्यू किस में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे। अब इसकी वैल्यू देखो, ये I3 में भी है और ये I1 में भी है। 4 ओम की जो वैल्यू है I3 में भी पड़ रही है और I1 में भी पड़ रही है। तो अच्छा हम करेंगे क्या, I1 और I3 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन I3 सब्ट्रैक्ट करेंगे या I1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसके लिए हम वैल्यू ले रहे हैं। हम I1 के लिए ले रहे हैं तो I1 को I3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 ओम के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, +4 I1 -I3। अब यहाँ पे साइन किस में आएगा, वोल्ट प्लस में, +10। अब ये तो देखो 5 ओम का रेसिस्टेंस है, ये I2 में भी आ रहा है और I1 में भी आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, I1 में से I2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर से कहा I2 को I1 में से नहीं करेंगे क्योंकि हम I1 के लिए करंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 I1 -I2, यानी 1 2 3 4 5 एलिमेंट मिल गए, इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये -10 से ये -10 कट गया, इसको सिंप्लीफाई और करो 8, ये हो जाएगा 4I1 -4I3 + 5I1 -5I2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4I1 + 5I1, ये आ जाएगा 9I1, ये -4I3 और ये माइनस नहीं, यहाँ लिख लो 5I2 -4I3 इक्वल टू -8। ठीक ना, कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लीजिए। ये -10 से +10 कट गया, यहाँ मैंने इस 8 को ऐसे लिख लिया, 4 को I1 से कराया तो 4I1, -4 को I3 से कराया 4I3 आ गया, +5 को I1 से कराया 5I1, -I2 से कराया तो 5 आ गया। ये 5I1 और 4I1 कितना हो गया, 9I1 हो गया। I2 को मैंने ऐसे ही लिख लिया, -4I2 -4I3 इक्वल टू -8। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब इसी तरह हम इस लूप करंट के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए, अप्लाइंग KVL फॉर सेकेंड। अब देखिए, अब इसमें एलिमेंट चेक कर लीजिए, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो यहाँ पे हमें कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे हमें टोटल 4 एलिमेंट मिलने वाले। सेम चीज, सेम प्रक्रिया प्रोसेस हम इसमें करेंगे। 10 वोल्ट, अब ये क्लॉकवाइज जैसे जा रहा है तो 10 वोल्ट किस में है, पॉजिटिव में, तो यहाँ ले लेंगे +10। अब ये 4 ओम किस में पड़ रहा है, I3 में भी पड़ रहा है और I2 में भी आ रहा है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अब I2 को I3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे या I3 को I2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने भी बताया कि जिस सर्किट के लिए जिस निकाल रहे हैं हम उससे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हम सेकंड सर्किट के लिए निकाल रहे हैं तो I2 को I3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा +4 I2 -I3। अब इसी तरह, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4I2। ये 4 ओम किस में है, I2 में है। अच्छा, 5 ओम किस में आ रहा है, ये I1 में भी आ रहा है और I2 में भी आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 I2 को I1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, I2 -I1 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर, अप्लाइंग KVL फॉर सेकेंड सर्किट। सेकेंड सर्किट में देखिए, यहाँ पे ये देखो साइन थोड़ा मिट गया, देखो क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ साइन 10 इस वोल्ट की क्या आएगी, -10 आएगी। प्लस अब हम 4 ओम के लिए ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, I2 -I3, क्योंकि 4 ओम का रेसिस्टेंस जो है I3 में भी जा रहा है, इसमें भी कॉमन है और ये I2 में भी कॉमन है। तो I3 को I2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे या I2 को I3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने बताया था जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी I2 को हम I3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह ये किस में है, 4I2 हो जाएगा। अब ये 5 ओम देखिए किस में पड़ रहा है, ये I1 में भी जा रहा है और I2 में भी जा रहा है। तो क्या करेंगे, 5I2 में से I1 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसीलिए अब थर्ड सर्किट में चलते हैं। अप्लाइंग
KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर थर्ड अब थर्ड वाले में देखिए, जैसे प्रोसेस हमने फर्स्ट I1 के लिए किया, I2 के लिए किया, सेम वैसे हम I3 के लिए करेंगे। अब यहाँ देखो ये करंट ऐसे ही तो जा रहा है, ये देखो इसकी डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज है, तो ये इस वोल्ट 8 वोल्ट को किस में जाएगा, ये माइनस में हम लिखेंगे, यानी -8 प्लस इसकी वैल्यू कुछ थी भाई, मिट गई है, इसकी वैल्यू 4 ओम थी, देख लेना, मिट जाता है यार एक तो। हाँ 4 ओम, हाँ इसकी वैल्यू 4 ओम थी। अच्छा 4 ओम के लिए क्या हो जाएगा, 4I3, ये हो जाएगा 4I3। अब इस 4 ओम को, ये 4 ओम किस में आ रहा है, ये I3 में भी आ रहा है और I1 में भी आ रहा है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, +4। अच्छा अब I1 माइनस I3 करेंगे या I3 माइनस I1 करेंगे, हम इस थर्ड सर्किट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड लूप के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो I3 में से I1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4I3 माइनस I1। अच्छा अब ये देखिए ये भी 4 ओम का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे थर्ड लूप और सेकंड लूप आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -8 प्लस 4I3 प्लस 4I3 माइनस 4I1 प्लस 4I3 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। इसको इरेज कर दें, जहाँ तक इसको नोट कर लेना। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से क्या आएगा, -8 प्लस 4I3 प्लस 4I3 प्लस 4I3, यानी कितना आ जाएगा 12I3, माइनस 4I1 माइनस 4I2, यानी इसको पहले लिख लो, माइनस 4I1 और माइनस 4I2 और प्लस 4I3 प्लस 4I3 प्लस 4I3, यानी आपकी जो वैल्यू आ जाएगी प्लस 12I3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा -4I1 माइनस 4I2 प्लस 12I3 इक्वल टू 8। ये इक्वेशन हमारी थर्ड बन गई। अभी फर्स्ट इक्वेशन जो बनाया था, सेकंड इक्वेशन जो बनाया था, थर्ड इक्वेशन जो बनाया था, अब इसके कॉफिशिएंट को I1 I2 को कॉफिशिएंट को हम मैट्रिक्स में यूज करेंगे और वहां से हम वैल्यू को निकालेंगे। ये देख रहे हो ना आप, इक्वेशन जाके देख लेना। जैसे ये देखिए I3 का इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, -4 और प्लस 12, यानी -4 प्लस 12। इसी तरह जो हमारा दूसरा इक्वेशन था, I1 का कोफिशिएंट -5, I2 का कोफिशिएंट 13 था और I3 का कोफिशिएंट -4 था। इसी तरह I1 की जो वैल्यू आई थी, I1 का कोफिशिएंट कितना था, -9, I2 का कोफिशिएंट क्या था, -5 और I3 का कोफिशिएंट क्या था, -4। और ये इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। I1 I2 3 मैंने इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिख लिया और इसको किसके इक्वल कर दिया, जो हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स था, -8 10 8 जो इक्वेशन में हमारे आई थी। ये देखो 8 हमारे थर्ड इक्वेशन में आई, इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में क्या आई थी 10 और फर्स्ट इक्वेशन में क्या आई थी -8। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके
I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना था, 5 ओम रेसिस्टेंस पे करंट फाइंड करना था कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो I1 और I2 की जो वैल्यू आएगी उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करके उस 5 ओम करंट के लिए कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है वो हम उसको फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब ये मेथड्स हम आपको आगे बताएंगे, क्रैमर्स रूल्स से कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आगे के लेक्चर में आपको मिलेगा। बस हमारे बताने का मतलब ये था कि किरचॉफ्स लॉ को यूज करके हमने कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको बना दिया। ये फिजिक्स से हमने कैसे आपको रिलेट कराया, मैट्रिक्स का यूज होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी मैट्रिक्स का यूज होता है, आपको हम बताएंगे जब आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे। वहां पे आप पोजीशन एंड मोमेंटम, जब आप पोजीशन एंड मोमेंटम की बात करेंगे वहां पे मैट्रिसेस का यूज होगा। लेकिन ये क्लास फिजिक्स की क्लास लगेगी, अभी फर्स्ट की क्लास लग चुकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वहाँ चल रहा है। हम जब फिजिक्स की क्लास लगाएंगे आपको लाइट से पढ़ाएंगे और लाइट से लेते हुए वहाँ पे आपको वेव पार्टिकल भी मिलेगा, ठीक, वेव पार्टिकल के भी बारे में बताएंगे और इलेक्ट्रॉनिक के भी वहाँ पे चैप्टर हैं क्लास 12th की सेकंड की फिजिक्स में, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे तो आपको इस सारी चीज़ों को समझाएंगे। लेकिन अभी मेरा टॉपिक मैथ का है, मैट्रिक्स का है, तो अभी फिजिक्स में हम नहीं जाएंगे। ठीक, आपने ये समझ लिया कि इस कैसे किरचॉफ वोल्ट लॉ का यूज करते हुए हमने मैट्रिक्स का यूज कर लिया। ठीक, यहां से अब हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। I1, I2 की वैल्यू हम क्रैमर्स रूल से निकाल लेंगे। क्रैमर रूल से जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जिसको आता है यहां तक, इसको I1, I2 की वैल्यू सॉल्व करके हमें बता देना कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं सॉल्व कर पाओगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी वैल्यू आपको निकाल के बताऊंगा। क्रैमर रूल्स क्या कहता है, पहले इस काम करना, ये जो तुम्हारी मैट्रिक्स बनी हुई है कोफिशिएंट की I1, I2, I3 की, इसका डिटर्मिनेंट्स बना लेना जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं। Look at that here. भाई इरेज करने में थोड़ा वर्क तो करना पड़ेगा ना। ठीक, जैसे देखो ये जो तुम्हारी मैट्रिक्स बनी एकदम इजी वे से इसको डिटर्मिनेंट्स में बना लेना, या आप कह सकते हो डेल्टा, क्रैमर रूल्स कैसे करते हैं, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू निकलेगी कैसे, इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लो। अब ये डिटर्मिनेंट्स हम जब क्लास लेंगे वहां पे आपको समझाएंगे कि डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाला जाता है। ठीक ना, जिनको आता है वो अच्छी बात है। ये इसकी वैल्यू लिखेंगे -5, -9, -5, -4, -5, 13, -4, -4 और 12। अब इसको हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना, अब ये यहां से वैल्यू निकाल करके डेल्टा की वैल्यू में निकल जाएगी। I1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, I1 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा देखो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, इस फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर हम ये जो हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स ये आया है उसको उठा के रख देंगे। तो देखिए ये हम ऐसे बना लेंगे, डेल्टा I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स की वैल्यू आई है उसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। जैसे ये -5, -9, -5, -4 को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, उसके स्थान पे हम कांस्टेंट मैट्रिक्स की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -8, 10 और 8। ठीक, उसके बाद ये देखो सेकंड कॉलम जो है और थर्ड कॉलम को यूजुअली हम ऐसे लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये देखो ये वैल्यू पूरी हम ऐसे लिख देंगे, -5, 13 और -4। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4 और 12। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट की सहायता से, हेल्प से हम इसको यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी और डेल्टा की जो वैल्यू निकलेगी डिवाइड कर देंगे, यानी हमारी क्या आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी। यानी I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा। अच्छा, I2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, I2 की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा। वो कैसे निकालेंगे, अब क्या करना है इस क्रैमर रूल्स में, अब ये जो तुम्हारी कांस्टेंट मैट्रिक्स आई है ये क्या कर देना, सेकंड कॉलम में उठा के रख देना, इस सेकंड कॉलम को नेग्लेक्ट कर देना। अब यहाँ पे ये चीजें ऐसे लिख देना, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम के स्थान पे ये कांस्टेंट मैट्रिक्स रख देना, तो हमारी डेल्टा 2 की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे हमें डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा मिल जाएगा, डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा मिल जाएगा, तो जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसी पे हमारा 5 ओम रेसिस्टेंस पे करंट निकल जाएगा। ये आपके लिए इसको करके आना,
अगर नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कराना, ये फिजिक्स का टॉपिक है, आप इस फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे जाके आप लगा लेना। इस प्रोसेस से अब आपको इस प्रोसेस से किरचॉफ वोल्टेज लॉ में कोई समस्या नहीं आएगी। सर आप मैथमेटिक्स में फिजिक्स पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। मैंने बताया आपको कैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज़ इस मैट्रिक्स में यानी मैट्रिक्स का यूज कैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ में होता है, यानी मैंने एक एग्जांपल लेकर बताया। क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऐसे यूज होता है, मैंने पोजीशन और मोमेंटम का एग्जांपल दिया। हर्मिटियन जो मैट्रिक्स होती है, आप ग्रेजुएशन लेवल में जाओगे वहाँ पे आपको मिलेगी, वहाँ पे यानी ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक ना, वहाँ पे मैट्रिक्स का काम आता है। ऑप्टिक्स आप पढ़ते हो फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में भी मैट्रिक्स का यूज है, और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे तो जानते ही हैं वहाँ भी मैट्रिक्स का यूज है। तो एक एग्जांपल से आपको मैंने डेली लाइफ से बताया कि मैट्रिक्स का यूज कैसे है किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। आई थिंक ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही आपने एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। बड़ी यार ताकत लेता है ना, इसमें यही समस्या रहती है मिटाने की। हाँ ग्रीन बोर्ड अब ये चल रहा है, सब चल रहा है। हाँ ग्रीन बोर्ड में ना देख रहे अब हम मैट्रिक्स के टाइप्स को पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ आपको बताया था रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, और स्पेशल उसकी फॉर्म बताई थी मैट्रिक्स की, कैसे हम उसको फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एक एग्जांपल लिया था मैंने, उसको समझाने के लिए कि हाँ मैट्रिक्स का यूज कैसे हमारे डेली लाइफ में होता है, कैसे फिजिक्स से इंटरकनेक्ट है मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करेंगे। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? A matrix having only one row is called row matrix। ये चीजें आपको समझ में आ ही गई हैं रो मैट्रिक्स क्या होती हैं। ठीक, जैसे मैं बात करूं 1 2 3 4, ये क्या है? रो मैट्रिक्स है। इसमें कितने रो हैं? 1 रो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 या ओनली सिंगल रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। जिसमें केवल सिंगल रो की बात की जाए वो रो मैट्रिक्स है। अब ये किस टाइप्स की मैट्रिक्स है? अब आप सब लोग बताओ, पता चल गया कि नहीं? बताओ जल्दी से किस टाइप की मैट्रिक्स है। आप बोलोगे सर ये 1x4 की मैट्रिक्स है। क्यों 1x4 की मैट्रिक्स है? इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? यानी नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 रो हैं, वर्टिकली मैंने बताया था। ठीक, और कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4, यानी ये 1x4 की मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज इसमें 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। अब अगली बात करते हैं हम दूसरी, कॉलम्स मैट्रिक्स क्या होती है?
मैट्रिक्स। कॉलम्स मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स, अच्छा यूपी बोर्ड वाले बच्चों को कोई समस्या तो नहीं आ रही है कि इंग्लिश में ही बताए जा रहे हैं? मैट्रिक्स ये व्यू आपका चैप्टर है। अच्छा इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए यूपी बोर्ड वाले बच्चों को, थोड़ा इंप्रूवमेंट लाइए। स्तंभ पंक्ति आव्यूह क्या है, स्तंभ आव्यूह क्या है, यम क्रॉस यन, यानी ये सब तो आप लोग पढ़ ही लोगे, ठीक ना। जहाँ पे हमें लगेगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वहाँ पे हिंदी बताएंगे। अच्छा ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जहाँ पे एक पंक्ति की ही बात की जाए वहाँ पे क्या होता है? रो मैट्रिक्स होती है। अच्छा ये मैथमेटिक्स में ये चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं? हिंदी इंग्लिश को छोड़ो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं या इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये समझ में आया कि नहीं? रो क्या है, कॉलम क्या है? रो भैया यम, अच्छा यूपी बोर्ड वाला क्या कहेगा कि इंग्लिश में ही बताया जा रहा है। जैसे मैं लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो भैया बताओ ये किस क्रॉस की मैट्रिक्स है? एम क्रॉस एन, मतलब इतना समझ लो, एम क्या है? रो है, और एन क्या है? कॉलम है, ठीक ना। तो एम क्या है? रो है, एन क्या है? कॉलम है। तो कितने रो हैं इसमें? वर्टिकली देखो, ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे। ये बार बार मैं समझा रहा हूं क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया आगे चल के मैट्रिक्स में आपको दिक्कत आने वाली है। यहाँ फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी रो कितनी मिली आपको? 3। कॉलम कितने हैं? अच्छा ऐसे देखो 1 2 3 4, यानी ये मैट्रिक्स किस टाइप की हुई? आप कहेंगे 3x4 की मैट्रिक्स। तो ये चीजें समझ में आएगी। अब एक्सरसाइज में आएंगे वहां भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहली एक्सरसाइज में आपसे ये पूछेगा, ये आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा हम बेसिक्स इसलिए ले चल रहे हैं जो जिसको मतलब कि मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं, उसको भी समझ में आ जाए, फिर आगे एडवांस लेवल तक हम ले जाएंगे। इसके लिए परेशान ना होइए, बेसिक से हम उठाएंगे चीज़ों को, ठीक ना। अब आगे हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें केवल 1 कॉलम हो, जिसमें हम केवल 1 कॉलम की बात करें वो कॉलम मैट्रिक्स होती है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 column is called column matrix। जैसे मैं बोलूं, अच्छा ये एग्जांपल उठा के इसमें रख दो, ये जो एग्जांपल ऊपर वाला दिख रहा है ना, इसको ऐसे लिख दो 1 2 3 4। अब बताओ भैया इस किस टाइप्स की मैट्रिक्स है? अब तो बता दोगे ना तुरंत, ये किस टाइप्स की मैट्रिक्स? देखो इसमें एक ही तो कॉलम है, ऐसे देखो ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ऐसे देखो, वर्टिकल लाइन कितनी है? एक ही तो है। क्या इसके पास और कोई है क्या? नहीं है। तो यानी कि इसमें ये 1, इसमें रो कितने हैं? रो और कॉलम तुम्हें बताना ही ना, तो कॉलम कितने हैं इसमें? 1 ही तो हैं, और रो कितने हैं? 4। कॉलम कितने हैं? 1। पहले हम रो की संख्या को लिखते हैं, उसके बाद हम कॉलम की संख्या को लिखते हैं, यानी ये मैट्रिक्स 4x1 की मैट्रिक्स हो गई। यानी नंबर ऑफ रोज कितने इसमें? 4 हैं। अरे ये देखो 1 2 3 और 4, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1। यानी ये जो मैट्रिक्स है ये 4x1 की मैट्रिक्स है। तो यानी रो मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई, कॉलम मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई। अब अगली टाइप्स की मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा समय जा रहा है इरेज करने में, उसके लिए परेशान ना होइए, ठीक। चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की। ये छोटी छोटी डिफिनीशंस आपको आनी चाहिए, ठीक ना। जीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं। अच्छा जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैविंग all element are zero or called जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसको हम एक नाम और से जानते हैं, नल मैट्रिक्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 1 2 3 4
5 6 2 1 5। सॉरी ये तो एग्जाम्पल नहीं है, जीरो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेना है ना, तो यहाँ पे सारी एलिमेंट्स हमें क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स। इसमें इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, तो इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जिस मैट्रिक्स का यानी जिस आप व्यू के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो जाए। जीरो एलिमेंट्स का मतलब जीरो, लड्डू, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, लड्डू होने चाहिए, ठीक है ना। वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। अब अगले मैट्रिक्स की बात करते हैं। अच्छा, लड्डू मैट्रिक्स में सबको मजा आ गया ना, और ये सबको समझ में भी आ गया होगा कि लड्डू मैट्रिक्स क्या होती है। लड्डू मैट्रिक्स ना कहना, इसको जीरो मैट्रिक्स कहना है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स इज सेट टू स्क्वायर मैट्रिक्स when the number of rows and, अब समझिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जब वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। यानी द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल मैं यहां बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 2 1 5। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3। यानी मैट्रिक्स कैसी हुई, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हुई। तो ये कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है तुम्हारी स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे जब आप अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी क्लास लगेगी मैट्रिक्स की, उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का आप इसकी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, वहां पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स का काम आएगा। तो इसको ये बहुत आसान है, इसको समझ लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब यही है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये किस टाइप की मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 की हो जाए, 5 क्रॉस 5 किया जाए, लेकिन ये 3 क्रॉस 5 नहीं होनी चाहिए या 3 क्रॉस 2 नहीं होना चाहिए। रो और कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए, वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगली मैट्रिक्स देखिए क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए विकर्ण आप हिंदी में उसको बोलते हैं, ए मैट्रिक्स इन विच all of elements are zero is known as diagonal matrix. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये जो हमारी मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मतलब विकर्ण, देखो ऐसे जी, ये चीजें देख रहे हो ना। अच्छा, डायगोनल पढ़े हो ना आप क्लास 8 में भी पढ़े हो, स्क्वायर रोम्बस बनाते हो, वहां कैसे डायगोनल खींचते हो। क्लास 8 की मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हो, रोम्बस बनाते हो, वहां पे डायगोनल खींचते हो, विकर्ण खींचते हो, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, विकर्ण, जो काटता है एक यहां से यहां तक कट कर रहा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में देखो ये यहां से यहां तक जो लाइन है क्या कर रही है, कट कर रही है। और इसके ऑफ एलिमेंट्स जो होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। यानी इस एलिमेंट्स के अलावा जितने एलिमेंट्स आपको होने चाहिए वो जीरो होने चाहिए। तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है ना। अब अगली मैट्रिक्स
यार नहीं कर लगे पड़ोसी मुझे फोन करते हैं। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आई है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? इसके जितने ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जीरो होते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में बस इतना याद रखिए, इफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब जो भी नंबर होगा इस डायगोनल एलिमेंट्स में सारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। 5 की बात करेंगे तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। आइडेंटिकल का मतलब एक होनी चाहिए, ठीक ना? जैसे एग्जांपल देखो 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये देखो, ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं क्या है? आइडेंटिकल है, एक ही है। अगर यहाँ डिजिट चेंज हो गया तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गई, स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गई। अब अगले मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। आज हम जिस लास्ट हमारा जो टॉपिक है आज की क्लास में या आज के लेक्चर में, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम जानेंगे क्या होती है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से पहले हमें पता होना चाहिए कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होती है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे आर द सेम टाइप। अच्छा, हम मैट्रिक्स का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? जब वो दोनों सेम टाइप्स के मैट्रिक्स होने चाहिए, यानी द नंबर ऑफ रोज इन ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। यानी जो रो की ए में रो की जो नंबर होगी वो बी में भी रो की नंबर होनी चाहिए, और नंबर ऑफ रो कॉलम इन ए में जो होगा वही नंबर ऑफ कॉलम इन बी में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, ये इसमें कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। कितने रो हैं? 2 रो, यानी ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। यहाँ भी ये भी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यानी इस मैट्रिक्स को हम कंपेरेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। इस मैट्रिक्स की कंपैरिजन या तुलना हम इसको कर सकते हैं, ठीक ना? यानी नंबर ऑफ रो इन ए और नंबर ऑफ रो इन बी दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल। यहाँ कितने रो हैं? देखो 1 2, बी में कितने रो हैं? 1 2, यानी इसमें भी रो की संख्या इक्वल है और इसमें भी रो की संख्या इक्वल है। कॉलम देखिए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं? इक्वल हैं। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कंपैरेबल मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स भी हम कैसे। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? जहां पे हम मैट्रिक्स की तुलना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखो मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? वो कंपैरेबल होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तब वहां पे जो मैट्रिक्स होगी इक्वल मैट्रिक्स होगी। अब जैसे हमें पूछेगा इसमें ए की वैल्यू क्या है? अच्छा, A11 है, ये A12 है, A13। अच्छा, यहाँ पे A11 क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ क्या है? ए है। यहाँ बी का फर्स्ट रो, ये इसको कुछ मान लेते हैं ए और इसको कुछ मान लेते हैं बी है, बी मैट्रिक्स, ठीक। A11 क्या है? यहाँ पे A है, और यहाँ पे A11 की वैल्यू क्या है? तो A किसके इक्वल हो जाएगा? A बराबर 1 के। यानी इस तरह से ये कंपैरिजन इसका हो गया, ठीक ना? ये किस टाइप्स की मैट्रिक्स? इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3, यानी 2 रो और 3 कॉलम। ये भी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स और ये भी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, यानी इक्वल मैट्रिक्स समझ में आ गया। वो उसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं या उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल्स होने चाहिए। तो यहाँ से ए की वैल्यू आप बी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, या इसको ये 11 ये 12
ये क्या है, A13, A21, A22, A23। यहाँ पे A23 क्या है 5, यानी B की वैल्यू क्या आ गई 5। आई थिंक आज जितना हमने मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़े आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको NCERT की पहली एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। वहाँ पे जितने क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। और जिसके पास NCERT नहीं है या किसी के पास RD शर्मा होगी, किसी के पास RS अग्रवाल होगी, किसी भी टाइप्स की बुक आपके पास हो, ये मैटर नहीं करता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप हर बुक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पहले NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व कराने के बाद हम आपको RD शर्मा का भी क्वेश्चन लगवा देंगे, चाहे वो जिस बुक का हो। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। आज के लेक्चर्स में हमने आपको बताया, मैट्रिक्स के बारे में बताया और आपको डेली लाइफ से मैंने आपको कनेक्ट कराया कि मैट्रिक्स का यूज कहाँ होते हैं। KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ का मैंने एक एग्जांपल लिया फिजिक्स से कनेक्ट कराते हुए। उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताए। अगले लेक्चर में आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे। वहाँ पे कुछ आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे ईजी वे से आपको किया, आप कितनी ईजी वे से उसको निकाल सकते हो। तो पहले इन जितना हम आज प्रोसेस पूरा कराए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको NCERT की पहली एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। वहाँ पे एक एक क्वेश्चन को लगवाएंगे। आई होप मुझे आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए मैथ को एकदम इजी वे से समझना है हमें। देखिए आपकी थिंकिंग पावर कैसी है उसको देखना है, आप मैथ को सोचते कैसे हैं। कोई बच्चा सोचता है मैथमेटिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। मैथ को आप इंजॉय करते हुए मैथ को आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको मैं अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ मैथ में आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज जितना पढ़ाया हूँ आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और आज का जो क्वेश्चन मैंने दिया है कि वो जो करंट की वैल्यू है उसको आप लोग जरूर करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे किरचॉफ लॉ से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही इतना आज इसी पे हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले लेक्चर में हम NCERT की पहली एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। और हाँ, जाते जाते मैं अपने इस परफेक्ट लर्निंग क्लब के एक मेंटर के नाते सबसे ये कहना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, आप लोग अफवाहों से दूर रहें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फैमिली मेम्बर्स को वैक्सीनेट कराइए। और 18+ वालों का भी वैक्सीनेशन लास्ट जून ऑफ वीक से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय।